भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1991 में। ये आपके दर्शकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री मैन्यूवर एंड ट्रूप। ये एक ऐसा करार है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को अपनी सैन्य एक्सरसाइजेस पाकिस्तान को बता दे। इनकमिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और इस गवर्नमेंट ने, इनकमिंग गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर किया। केवल इसको भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रखा, यूएन में जाकर रेटिफाई करके रजिस्टर करा। ये थी इनकी असलियत। कृष्ण की चेतावनी जब दुर्योधन नहीं मानते हैं तब महाभारत होता है, और जब पाकिस्तान नहीं मानता है तो ऑपरेशन सिंदूर होता है। सिंदूर बारूद बन जाता है। Was it an early ceasefire? क्या हम इससे ज्यादा जोर से बरस सकते थे पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर जारी, देयर इज नो सीज़फायर। हमने केवल एक फैसला लिया है, उनको प्रोबेशन पर रखा। अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं। जब हमने ये ट्रीटी सस्पेंड की तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके बोलने लगे कि ये ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान को कोई इमीडिएट नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वाटर डाइवर्ट करने के लिए भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान के कल ही एक सांसद ने बोला है कि ये वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि आदमपुर बेस तबाह, S-400 तबाह, कुछ नहीं है बचा है, 60 लोग मारे गए। अगले दिन पीएम साहब वहाँ पे लैंड किए तो उनके पीछे एक पोस्टर था, दिस इज द रीजन वाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप इजी। एक ऐसा नेता है देश में जो नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो सेना के साथ खड़े रहता, जो पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से नहीं डरता। 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया, और कांग्रेस इसके ऊपर ऑफिशियली बोला कि हम इसलिए नहीं मनाना चाहते क्योंकि ये बीजेपी का युद्ध। जम्मू कश्मीर है, जो डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर है, उसमें से 370 हटाने पर आप तो पाकिस्तान के सुर बोलने लगे। राहुल गांधी डॉसियर में छपे, राहुल गांधी उनके, और तुम बोलते हो तुम पीओके के प्रति कमिटेड हो। सवाल भी तो वहीं से आया था कि क्या पीओके को आप भारत का हिस्सा मानते हो? तो अमित शाह जी ने गरज के बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो आज इतनी उनको इंदिरा जी याद आ रही है ना, हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंदिरा जी का मैं बयान आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में। क्या बात कर रहे हैं आप? जो आज कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं ले लिया, वो क्यों नहीं ले लिया, आपने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया। कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों डिलुलू में है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जीत गए और फील्ड मार्शल बना दिया मुनीर को। यहाँ के फील्ड मार्शल ये 99 पाए चुनाव में तो बोलने लगे हम जीत गए। वो मुंह की खाए, वो बोल रहे हम जीत गए। चाइना के साथ तो साइंड एग्रीमेंट है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, आप हमको रिसोर्सेज दो, हम आपकी वकालत करेंगे। चाइनीज एजेंट्स। I mean, you are saying on record that Rahul Gandhi is a Chinese agent. राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, दे आर पाक एंड चाइना पगलूज, और जब इनको मौका मिलता है ये भारत के हितों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी। Shehzad bhai, once again welcome to my show. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Yes, we started from जय श्री कृष्ण last time. Yes. और इस बार भी कृष्ण की चेतावनी दी थी। Yes. कृष्ण की चेतावनी जब दुर्योधन नहीं मानते हैं तब महाभारत होता है, और जब पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसका वो हाल होता है जो कभी नहीं हुआ। Right. तो ऑपरेशन सिंदूर होता है। बिल्कुल, सिंदूर बारूद बन जाता है। Yes, yes. दुर्योधन रन ऐसा होगा, कभी नहीं ऐसा होगा। Brilliant. और आखिर तू भूषाई होगा, पर इसका हिंसा का तू दाई होगा। तो पाकिस्तान के ऊपर जो हिंसा हुई है, राइट, उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। राइट राइट राइट। शहजाद भाई, ये पॉडकास्ट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लोगों को एक नैरेटिव मिले, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं। ओपोजिशन एक नैरेटिव लेके चल रहा है, बाहर से दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से, इंटरनेशनल मीडिया अपना एजेंडा चला रहा है। तो लोगों को पता चले कि हम क्या सोचते हैं, सरकार का पक्ष क्या है, और क्या बिलीव करना चाहिए। राइट। तो मैं पहले उनके सवाल पूछूंगा, फिर मेरे सवाल पूछूंगा। मेरे सवाल राजनीतिक नहीं है, मेरे सवाल दूसरे हैं। तो मैं पहले उनके सवाल पूछता हूँ। जब सीज फायर की न्यूज़ आई, राइट, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया, लोगों को पता है किस लेवल पे हमने डैमेज कॉज किया, ये शायद सबको नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी बड़ी भारत के लिए जीत है। हाउ मच ऑफ अ विक्ट्री इट इज़ फॉर अस, नंबर वन। व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज दैट वी कॉज टू पाकिस्तान? वाज इट एन अर्ली सीज फायर? क्या हम
इससे ज़्यादा ज़ोर से बरस सकते थे पाकिस्तान पे? सबसे पहले कोई सीज फायर नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। कोई सीज फायर नहीं है। हमने केवल एक फैसला लिया है जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल कर हमारे डीजीएमओ को कहा कि अब इसके आगे हम लोग आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई भी एस्केलेशन नहीं करेंगे, तब हमने इस बात पर उनको प्रोबेशन पर रखा है। स्टूडेंट को प्रोबेशन पर रखा जाता है ना, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। राइट। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देयर इज नो सीज फायर। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। राइट। दूसरी बात, आप बोलेंगे तो फिर ये हॉल्ट एंड ऑपरेशन क्यों? राइट। पहलगाम में जब ये आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उस समय पर हमने साफ कर दिया था कि हम आतंक की मिट्टी को मिटा देंगे, आतंक की जमीन को मिट्टी बना देंगे। हम उस समय पर ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार थे। हालांकि पाकिस्तान को कभी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता, पर हम उस समय पर यह बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार थे कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान के लोग इस आतंकवादी घटना के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए ना हो। इसीलिए हमारा ये कहना था कि अब हमारे पास जो राइट टू रिटेलिएट है, जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए आतंकी ठिकाने जहां से ये पहलगाम का प्लान पनपा था उसको मिट्टी में ढेर कर देंगे। ये हमारा अधिकृत राइट था। राइट। अमेरिका के पास भी राइट था वॉर ऑन टेरर करने का, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का। राइट। इजराइल के पास भी ये राइट था, हमास ने जब हमला किया। फ्रांस के पास भी ये राइट था, तो भारत के पास भी ये राइट था। और हमने ये अपेक्षा की कि अगर पाकिस्तान जो कहता है कि हम आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित है, हम तो आतंकवाद को समर्थन नहीं देते, अगर ये सच में है तो उसको बीच में नहीं आना चाहिए। हमने 9 आतंकी कैंप को तबाह किए। ये आतंकी कैंप केवल पीओके में नहीं थे, तो हमारी जमीन है। केवल पीओके में नहीं, बल्कि हमने पाकिस्तान के सीने पर जाकर, सीमा पर नहीं, सीने पर जाकर, भावलपुर कैंप हो, मुरीद के कैंप हो, ये वो सेंटर्स थे जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर है, जहां से IC-814 हो, जहां से पार्लियामेंट अटैक हो, जहां से पुलवामा हो, जहां से पहलगाम हो या 26/11 प्लान हुए थे, उसको हमने मिट्टी में मिला दिया। और हमने दुनिया को फिर ऐलान किया कि हमने इन आतंकी कैंपों को मिटा दिया है। हम नहीं चाहते कि ये मामला एस्केलेट हो, प्रोवाइडेड, प्रोविजो था, प्रोवाइडेड पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारे नागरिकों पर, हमारे धर्मस्थलों पर, आपको याद होगा कि पूंछ में तो न केवल नागरिकों पर परंतु गुरुद्वारे पर हमला किया गया, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया, ड्रोन्स अमृतसर, मिसाइल अमृतसर भेजे गए, गोल्डन टेम्पल पर भी अब जो आ रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया। जब उन्होंने ये कारनामा किया, जब उन्होंने ये कुकर्म किया और मिलिट्री ने किया, तो हमने फिर हमारा जो और भी राइट ऑफ रिस्पॉन्ड बन जाता था, उसके हिसाब से हमने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर हमने उनके एयरबेस को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके रडार को या और कोई सिस्टम को तबाह ना किया हो। हमने रहीम यार खान बेस भी तबाह किया, जकोबाबाद के बेस को भी तबाह किया, सरगोदा में भी तबाही की हमने। नूर यार खान, जिस पे तो शहबाज शरीफ ने खुद माना कि किस प्रकार से हमला हुआ, ये सारे बेसिस को हमने तबाह किया। तब भी हमने कहा कि अब अगर पाकिस्तान की मिलिट्री रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो ये मामला यहीं पर समाप्त होगा। और फिर जो तबाही उनको देखने मिली, जो मंजर उनको देखने मिला, 22 मिनट में जिस प्रकार से हमने 22 तारीख का बदला लिया, उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके कहा कि अब इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और जब उसने ये काम किया तो हमने भी केवल और केवल पॉज किया है मिलिट्री ऑपरेशन में। मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं कि हमने ना सीज फायर किया है, ना ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है। इसलिए नहीं बंद हुआ है,
आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत TRF के जो एक आतंकी गुट जो पाकिस्तान में स्थित है, जो लश्कर तैयबा का फ्रंट है, वो जो हमले जिसने करवाए हैं ये, उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई जारी है। 7 से 8 आतंकी TRF के मारे गए पिछले कुछ दिनों में, और अभी भी हम एक एक आतंकी जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड कनेक्टेड है उसको चुन चुन कर मारेंगे। हाँ, पर अब इस बीच में हमने एक नया वॉर का, एक नया रिस्पॉन्स का टेम्पलेट तय किया है, और वो टेम्पलेट के 3 पॉइंट्स है। इस नए नॉर्मल के 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से होगा। एक्ट ऑफ टेरर जैसे होगा एक्ट ऑफ वॉर की तरह कंसिडर। दूसरा पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के तहत पाकिस्तान बार बार ये आतंकी हमले होने देता था, अब ये न्यूक्लियर थ्रेट नहीं चलेगा। जो हमने दिखा दिया है, डीप 200-225 किलोमीटर दूर जाकर हमने हमला किया है, और न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर धमकी जो थी इनकी, वो वहीं धरी की धरी रह गई। और तीसरा, अब हम टेररिस्ट और टेररिस्ट को पनाह देने वाले, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो डीप के स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हो, हम उनमें अंतर नहीं करेंगे। ये इसको बदलने का श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। हम पहले एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पावर होने के नाते हम नहीं चाहते थे कि किसी का भी नुकसान हो। हम नहीं चाहते थे कि हम रिस्पॉन्स के नाते रेट्रीब्यूशनरी इस प्रकार से करें जिससे कि पूरी तबाही मचा दे। मचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ ताकत है, पर हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम रिटेलिएट कर रहे थे आतंकी कैंप पर क्योंकि पाकिस्तान ने वो फ़र्क मिटा दिया और मिलिट्री और मुल्ला और मुजाहिदीन में कोई फ़र्क नहीं बचा। आपने देखा होगा कि जो एक आतंकवादी मारा गया तो उसके नमाज़े जनाजे में मिलिट्री थी, स्टेट ऑनर दिया जा रहा था, स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा था। जब उसने ये फ़र्क मिटा दिया है तो अब से हम भी ये फ़र्क नहीं देखेंगे। और ये 3 पॉइंट का नया डॉक्ट्रिन बना है, और ये नया डॉक्ट्रिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 बजे आकर उन्होंने देश को तो बताया ही, पर अभी हाल ही में उन्होंने एक और जगह से बताया, बीकानेर से। बीकानेर पता है 150 किलोमीटर दूर भावलपुर है। बीकानेर से मोदी जी गरजे कि अब मेरे रगों में केवल गर्म खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ता है। सिंदूर बारूद बनता है, तो उसका आपने एक ट्रेलर तो देख लिया है। और वहाँ बीकानेर के पास में ही नल बेस है, नलिया, ये सारे बेसेस, एयर बेसेस है। पाकिस्तान जो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था वो इन्हीं बेसिस पे, पहले आदमपुर बेस पे उसने किया, उधर दिखाने की कोशिश की कि आदमपुर पे तबाह हो गया, S-400 तबाह हो गए, MiG-29 तबाह हो गए। तो PM मोदी ने जाकर वहाँ पे फैक्ट चेक कर दिया। और फिर दूसरा अगर आपने देखा तो वो इसी बेस पर लैंड करके बीकानेर गए, बीकानेर में जन संबोधन किया। जन संबोधन करने से पहले वो मंदिर गए, करणी माता के मंदिर। करणी माता को माना जाता है कि वो हिंगलाज माता की अवतार है। तो समझदार को इशारा काफी होता है। सिंदूर केवल श्रृंगार का नहीं, सिंदूर शक्ति का भी स्वरूप है, और करणी माता शक्ति का स्वरूप है। तो अब भारत ने एक नया जो नैरेटिव, नया नॉर्मल, नया टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स तय कर दिया। वैसे ये कोई आजकल की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 26/11 के बाद हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था पाकिस्तान को। मोदी जी का मेन पॉइंट जो था वो यही था कि पाकिस्तान को जो जुबान समझ में आती उसी जुबान में जवाब देना चाहिए। जब हम आए 2014 में सेवा करने, तो पहले हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया कॉन्फिडेंस बनाने का। PM मोदी ने बहुत सारी आउटरीच भी की, ईमानदारी से हमने आउटरीच की। उसका जवाब हमको मिला उरी में, पठानकोट में और उरी में। उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब पहली बार LOC क्रॉस हुआ। 99 के कारगिल युद्ध में LOC क्रॉस नहीं हुआ था। जब उन्होंने फिर भी पुलवामा किया, जहाँ पे हमारे 40 से अधिक हमारे CRPF के लोग शहीद हुए, तब हमने केवल LOC क्रॉस नहीं बल्कि हमने भावलपुर पे बालाकोट पे हमला किया। और अब जब उन्होंने पहलगाम में ये कार्य किया, तो इस बार आपने देखा होगा कि न केवल हमने LOC बल्कि डीप इनसाइड पंजाब
एंड डीप इनसाइड पंजाब नॉट जस्ट द टेरर टारगेट्स बट ऑल्सो द मिलिट्री टारगेट्स, इनके ऊपर हमने हमला किया है। तो कोई भी व्यक्ति अब समझ सकता है कि अब पाकिस्तान को हर उसके किए के लिए एस्केलेटिंग कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। पहले हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन में भरोसा रखते थे, रिस्ट्रेन दिखाओ, स्ट्रेटेजिक है। अब हम प्रोग्रेसिव डेटेरेंस करते हैं। तो शहजाद भाई, आलोचक ये भी बताते हैं कि अगर यहाँ तक पहुंच गए थे तो फिर थोड़े आगे और चले जाते, सीमाएं बदल देते। ये आलोचक का थोड़ा हम डीएनए देखते हैं। ये जो आलोचक के नाम पे, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि भारत की सेना के शौर्य पर कोई सवाल खड़ा करे। आपने शुरुआत में भी बोला कि अलग अलग नैरेटिव है, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव हो ये तो समझ में आ सकता है, पर देश के भीतर राष्ट्र नीति के विषय पर दो नैरेटिव कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता, राइट। तो दो नैरेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोग वोट नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। और अगर मैं ऐसे कहूं कि एलओपी का मतलब ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पर एलओपी का मतलब कुछ लोगों ने लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा समझ रखा है। तो बोलना है पाकिस्तान की जुबान, दो शरीर एक जान, कांग्रेस बोले पाकिस्तान मेरा भाईजान, और उसमें ही आता है सेना का भी अपमान। जिन लोगों ने 26/11 के बाद फली मेजर ने बोला था कि आतंकी कैंपों पर हमला करो, वहां पे आतंकी कैंप पे हमला नहीं किए। 26/11 के अलावा आपको याद होगा कि उस समय पर 4 से 14 के बीच में मुंबई में हमला टेररिस्ट का, पुणे में हमला, चेन्नई में हमला, कोयम्बटूर में हमला, दिल्ली में हमला, बेंगलुरु में हमला, जयपुर में हमला, वाराणसी में हमला। ये सारे हमलों में 800 से अधिक लोग हमारे मारे गए। राइट। मुझे जरा एक बात बता दीजिए कि जो आज ये बोलते हैं कि थोड़ी और कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की इसके बाद? उन्होंने ये कार्रवाई की मनमोहन सिंह जी ने कि 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया स्टेटस, फिर शर्मल शेख गए और वहां पर बलूचिस्तान में हम आतंकी हमला करते ये बोल दिए, और कहीं और जाकर माना कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, और तीसरी जगह जाकर सियाचेन भी देने की फिराक में थे। ये तो जे सिंह साहब ने रोका। परंतु इसका जवाब मेरे से तो वो लेंगे नहीं। शशि थरूर जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया। शशि थरूर जी ने बताया कि 71 और 2025 की तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो परसों तक डीएस्केलेशन लॉबी था, डीएस्केलेट, एक दिन के बाद वो बन गया इंदिरा याद आई, इंदिरा याद आई, इंदिरा याद आई। मैं बोलता हूं याद करो इंदिरा जी को, याद करो ना इंदिरा जी को। जब आर्मी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर इंदिरा जी ने क्यों दे दिए? हमारे 54 सोल्जर्स वापस नहीं लिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दी, और आपके पिताजी ने एलओसी दे दिया, एलओसी मतलब पीओके दे दिया था, तो वो पीओके वापस लेने का तो इससे बेहतरीन मौका नहीं था। 65 में भी था, नहीं लिए, 71 में भी नहीं लिए। पीओके की बात, या जो कहते हैं कि थोड़ा और चढ़ जाते तो पीओके ले लेते। आपको पता है दो ही व्यक्ति है जो कहते हैं पीओके वापस नहीं आना चाहिए। वैसे तो 1994 का भारत के संसद का रेजोल्यूशन है कि पीओके का जो ये अवैध कब्जा है इसको छुड़ाना है, और ये भारत का हिस्सा है, और हम इसको रिटरेट करते हैं, हर फोरम पे रिटरेट करते हैं। पर 2 ही ऐसी एंटिटीज है जो इसको नहीं मानती है। एक है सैफुद्दीन सोज, जिनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीओके नहीं ले सकते, कांग्रेस के बड़े नेता है, और दूसरे फारूक अब्दुल्ला जो कहते हैं कोट अनकोट, मैं इस भाषा से एग्री नहीं करता क्योंकि महिला विरोधी भाषा है एक प्रकार से, पर वो कहते हैं कि पीओके की सोचना भी मत, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ये जो ओवरनाइट डीएस्केलेशन से इंदिरा लॉबी बन गई, ये जरा मुझे बताइए कि फारूक अब्दुल्ला से रिश्ता कब तोड़ रहे, सैफुद्दीन सोज से रिश्ता कब तोड़ रहे हैं, और 71 में या 65 में आपने क्यों नहीं लिया? पीओके का एक एक इंच हमारा है, ये अवैध कब्जे में है, और सही समय पर ये भारत का ही हिस्सा है, इसके प्रति हम हमेशा कटिबद्ध है। ये पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट से कोई हट नहीं सकता। पर हाँ, जैसे शशि थरूर ने बताया कि 71 और 25 की तुलना नहीं की जा सकती, वो सर्कमस्टांसेस अलग है। उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से, उनके एक्सप्लेनेशन से ही मैं जाता हूँ, उन्होंने समझाया कि क्यों किस प्रकार से बांग्लादेश, वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया था, वहाँ पे अलग मुल्क बनाने का मूवमेंट चला था। यहाँ पर आज कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, ये एक आतंकी हमला था, रिटेलिएशन था, राइट।
रिटेलिएशन से ज़्यादा मुझे लगता है न्याय लेना और न्याय देना था। तो मैं पर अगर जिन लोगों को इतनी तीव्रता है इस पे, तो मैं पहले मांगना चाहता हूँ इनसे स्टैंड इनका, और बाकी सब तो छोड़ो। जब हमने अपने जो जम्मू कश्मीर है, जो हमारा जम्मू कश्मीर जो अवैध कब्जे में नहीं है, जो भारत के साथ है, जो अवैध कब्जे में है वहाँ पर की तो बात नहीं कर रहा मैं, ये आज बात कर रहे हैं जो अवैध कब्जे में नहीं है, जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर आज की तारीख में है, उसमें से 370 जब हमने हटाया, तब इन लोगों का स्टैंड क्या था? इन्होंने विरोध किया और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाए। राइट भाई अपने जम्मू कश्मीर में, वो भी हमारा ही है, पीओके वाला भी हमारा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर जो अपना जम्मू कश्मीर है, जो डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर है, उसमें से 370 हटाने पर आप तो पाकिस्तान के सुर बोलने लगे। राहुल गांधी डॉसियर में छपे, राहुल गांधी उनके, और तुम बोलते हो तुम पीओके के प्रति कमिटेड हो। और इंदिरा को याद करो, लॉबी से मैं एक पूछना चाहता हूँ, और सवाल भी तो वहीं से आया था कि क्या पीओके को आप भारत का हिस्सा मानते हो? तो अमित शाह जी ने गरज के बोला था कि वो भारत का हिस्सा है और जान के दे देंगे। सबको कोई डाउट ही नहीं है, 94 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट नहीं, का। लेकिन ये सवाल ऑपोजिशन ने तब किया था और अब बोल रहे कि पीओके क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं माना है। वो मानते तो कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करते। वो मानते तो सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला के साथ रिश्ता नहीं रखते। और जो आज इतनी उनको इंदिरा जी याद आ रही है ना, 71 की युद्ध के बाद 74 में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो हम न्यूक्लियर स्टेट बने। इंदिरा जी का मैं बयान आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में है। वो कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड repeated talk of nuclear blackmail indulged in by representatives of government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto the peaceful nature and economic purpose of this experiment and have stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan in the same way she is willing to share it with other countries. अब मेरे दो सवाल है, भुट्टो पर इतना यकीन, पाकिस्तान पर इतना यकीन कि आप हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करना चाह रहे थे, किसी भी टर्म एंड कंडीशन में क्यों ना। ये थी इनकी असलियत। जो आज कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं ले लिया, वो क्यों नहीं ले लिया, आपने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया। और दूसरा फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो देश के सामने आना चाहिए। आपको पता है कि 65 में तो हम जीते, 65 की युद्ध के बाद 1966 में 68 में हमने पाकिस्तान को 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया है कच्छ के पास जी। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि ये मध्यस्थता के लिए हमने युगोस्लाविया को रखा, और युगोस्लाविया की तहत जो मध्यस्थता हुई उसमें 1968 में हमने युगोस्लाविया के एक वकील वहाँ पे मध्यस्थता कर रहे थे, अली बाबर, उनके नेतृत्व में ये तय किया गया कि भारत 828 स्क्वायर किलोमीटर दे देगा पाकिस्तान को, और हमने ये जो हमारा हिस्सा था हमने उसको दे दिया, ये कच्छ के आसपास की। ये जमीन देने का क्या ऑब्सेशन था इनका? हर जगह पे जमीन देते रहे, तो पीओके भी इन्होंने दिया, हाँ, अक्साई चीन भी इन्होंने दिया। लेकिन क्या मजबूरियां रही होगी? भारत इतना सशक्त देश तब भी था। भारत हमेशा रहा है, परंतु इनके लिए इनका पारिवारिक हित हमेशा ऊपर रहा है देश के हित से। और इसीलिए आप देखिए ना कि इन्होंने चाइना के साथ MOU परिवार ने साइन किया हुआ है, पाकिस्तान के भुट्टो परिवार के साथ भी बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसीलिए पाकिस्तान पर इंस्टेंटली भरोसा करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ऑफर करना, पाकिस्तान पर भरोसा करके उनको 828 स्क्वायर किलोमीटर भी देना। 1971 की युद्ध के बाद जो हमने शिमला एग्रीमेंट किया, उसमें हमने 15,000 हमारे स्क्वायर किलोमीटर दे दिए जो हमारे पास थे, हमने 93,000 सोल्जर्स दे दिए, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दिए, सामने कुछ नहीं लिया, उस समय पीओके भी नहीं लिया। उसके उलट हमने LOC को फाइनल कर दिया वहाँ पे कि LOC फाइनल है। फिर तो 94 में रेजोल्यूशन आया कि पीओके भी हमारा है, और अक्साई चीन भी हमने दे दिया। उसमें तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, कोटेड स्टेटमेंट है कि वहाँ पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, तो अक्साई चीन क्यों चाहिए? तो किसी ने बोला, नेहरू जी आपके सिर पर एक बाल नहीं है तो वो भी दे दें हम। ऐसा एक्सचेंज हुआ पार्लियामेंट। राइट। केवल ये नहीं, कच्चा तीवू दे दिया आइलैंड। 1970s में हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवू आइलैंड, वो भारत का था, वो श्रीलंका को दे दिया जी।
जो आज हमारे तमिलियन फिशरमैन को प्रॉब्लम होती है, वो पकड़े जाते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा बेस था वहां पे फिशिंग के लिए, वो दे दिया जी। क्यों? असम को देने के लिए कगार पर थे, 62 की युद्ध में बाय बाय असम बोल दिया था जी। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके पीछे ये है कि इनको अपने परिवार के हित को आगे रखना है देश के हित के साथ। लेकिन क्या हित हो सकता है वो परिवार का? परिवार क्या का हित हो सकता यही है, सत्ता, पैसा, सत्ता और पैसा देश के कॉस्ट पे, इसमें कोई दो राय की बात है। और सत्ता और पैसे के लिए, सत्ता और अपनी पावर की लालच में इन्होंने देश के दुश्मनों के साथ अलग अलग समय पर इस प्रकार की डील्स की है। चाइना के साथ एमओयू किया है ना चाइनीज उनके साथ, तो क्यों नहीं बताते वो? आई वांट टू डाइव डीप इनटू दैट कॉन्स्पिरेसी। बीजिंग ओलंपिक्स के समय जो भुट्टो परिवार और गांधी परिवार के बीच में जो हुआ, मनमोहन सिंह को बुलाया था क्या? थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स के समय पर आपने देखा होगा कि उस समय प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, पर वहां पे ऑफिशियली कौन गया था चाइनीज का गेस्ट बन के? गांधी परिवार के लोग। उसी समय पर राहुल गांधी, जो उस समय सरकार में किसी पद पे नहीं थे, और ऑर्डिनेंस वही फाड़ सकते थे। सरकार के ऊपर जो सरकार थी, एनएसी था, सुपर गवर्नमेंट, वो सुपर पीएम और सुपर गवर्नमेंट सोनिया और राहुल ही तो थे। इसलिए चाइनीज को भी पता था कि डील करनी है, कोई समझौता करना है, कोई अरेंजमेंट करना है, तो वो मनमोहन सिंह जी से थोड़ी करना है, कंट्री टू कंट्री थोड़ी करना है। उन्होंने कंट्री टू परिवार किया, और वो एमओयू जो साइन हुआ उसके बाद आप देखिए पैटर्न, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने आरसेप में जाने की बड़ी उत्तेजना दिखाई। आरसेप में जाने का मतलब ये था कि चाइना को बड़ा लाभ मिला ट्रेड में, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 33 गुना बढ़ गया। दूसरा, जो लगातार चाइना इंट्रूजन और इनकर्जन करता था, उस पर बड़े सॉफ्ट स्टेटमेंट आते थे कांग्रेस के मंत्रियों के। जैसे एक स्टेटमेंट था सलमान खुर्शीद का कि ये एक्ने की तरह है, और 640 स्क्वायर किलोमीटर पर इनकर्जन इन्होंने किया था। टिया पंगनग, डूम चैली, जोरावर फोर्ट, पता नहीं क्या क्या इलाके ले लिए थे। पहले भी अक्साई चीन का मैंने बताया, 59 में अरुणाचल का एक गांव भी ले लिया था। ये सारी हरकतें करना, पर उसको इग्नोर करना, और भारत के जो सार्वभौमिक और भारत के आर्थिक हितों का कंप्लीट सौदा किया था। और उसके एवज में, क्योंकि डील होती है, एग्रीमेंट होती है, तो कंसिडरेशन होता है। राइट। आप बोलेंगे कंसिडरेशन क्या था? आरजीएफ में उस समय चाइना का डायरेक्ट फंड आता था, और आरजीएफ के खुद के बैलेंस शीट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एम्बेसी ऑफ चाइना, इनसे डायरेक्ट फंड मिलता था कांग्रेस पार्टी को। राइट। और आज भी आप देखो ना, जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी ने भारत की सेना पिट गई ये कहा। आज भी आप देखो, उसको लिंक करो कि डोकलाम में जब पहली बार भारत की सेना चीन की सेना के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ी रही, डोकलाम वैसे इलाका जो है वो ट्राई जंक्शन एरिया में जिसको बोलते हैं, तो तब ये महाशय चाइनीज नूडल खा रहे थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ। पहले छिपाने की कोशिश की, वो फोटो बाहर आ गई, तो फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। और अभी पहलगाम से पहले चाइनीज ड्रोन की वकालत कौन कर रहा था? राहुल गांधी। अब यही चाइनीज ड्रोन, टर्किश ड्रोन, ये यहां पर आए। हालांकि 600 ड्रोन भेजे गए, चाइनीज मिसाइल भी आई, और चाइनीज रेडार सिस्टम, इन सभी को हमने नस्तनाबूद किया, तबाह कर दिया। तो दुनिया में नैरेटिव ये चला गया कि भारत का इंडिजिनियस एयर अटैक एंड एयर डिफेंस सिस्टम कितना शक्तिशाली है, और उसकी मार्केट बढ़ने लगी। तो वैसे ही राहुल गांधी ने शुरू कर दिया कि भारत को बड़े लॉसेस हो गए, और चाइना का एक प्रकार से वो आर्म्स डीलर बन गए, और चाइना के स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे उसी के बाद। उससे पहले तो क्रैश हो गए थे, क्योंकि जो चाइनीज मिसाइल भेजी गई उसको हमने नस्तनाबूद किया। हमारा आकाश तीर सिस्टम, S-400 सिस्टम, LLAD गन्स, ये सारी चीजें बहुत सुपीरियर एयर डिफेंस था हमारा। एक भी टर्किश ड्रोन या चाइनीज ड्रोन या कुछ भी पार नहीं कर पाया। और उल्टा हमारी जो कैपेबिलिटीज थी एयर की, 23 मिनट्स तक चाइनीज रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम जाम रहा। HQ-9 तो तबाह कर दिया हमने, ये आया है, सब जगह छप गया है। कहीं तो न्यूज रिपोर्ट्स आई है कि चाइनीज जेट्स भी गिराए गए। आज भी हिंदुस्तान टाइम्स और अलग अलग अखबारों में किस प्रकार से हमने और भी उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। परंतु नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश की गई कि भारत की सेना को बड़ा नुकसान हुआ,
भारत की सैन्य शक्ति वो जवाब नहीं दे पाई। तो देखो एक पैटर्न दिखेगा आपको कि इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों डिलुलू में है, दोनों डिल्यूजन में। वहां पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जीत गए और फील्ड मार्शल बना दिया मुनीर को। यहाँ के फील्ड मार्शल है, वो फील्ड मार्शल है, ये फील्ड मार्शल है। वो भी बोल रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यहाँ पर भी बोल रहे हैं हम जीत गए। और देखिए दोनों की एनर्जी कितनी सेम है। राइट। ये 99 पाए चुनाव में तो बोलने लगे हम जीत गए, वो मुंह की खाए वो बोल रहे हैं हम जीत गए। ये कौन कर रहा था पता है ना 99 के बाद? समझदार को इशारा काफी है ना। वहां यहाँ पे भी एक शाहबाज है, वहां पे भी एक शाहबाज है। वहां का जो फील्ड मार्शल है, यहाँ का फील्ड मार्शल है। तो दोनों की एनर्जी सेम है। दोनों पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों सियामीज ट्विंस की तरह काम करते हैं। उनका नैरेटिव बढ़ाने का काम, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं। जब हमने ये ट्रीटी सस्पेंड की तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके ये बोलने लगे कि ये ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान को कोई इमीडिएट नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वाटर डाइवर्ट करने के लिए भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा घाव देगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का अब से ही होने लगा है। पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम बोर्ड है, उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी जो वाटर शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, वो सब जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पे हम अब हम लोग के ऊपर कोई ओनस नहीं है। राइट। उसकी वजह से उनके क्रॉप में ऑलरेडी कितने वाटर की शॉर्टेज हुई है और कैसे उनके क्रॉप का नुकसान हो रहा है, वो स्वयं मान रहे हैं। बट आर वी एबल टू डाइवर्ट द वाटर? सवाल सिर्फ डाइवर्जन का नहीं होता, सवाल वाटर कैसे और कितना कब छोड़ना है उसका भी होता है। कब कितना पानी कितना छोड़ना है उस पे भी होता है। कंट्रोल ऑफ फ्लो वाटर रिलीज कंट्रोल हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की न्यूज़ रिपोर्ट्स आप देख लो, हमारी बातों पर तो यकीन नहीं करेंगे कांग्रेस वाले। पाकिस्तान के कल ही एक सांसद ने बोला है कि ये वाटर बॉम्ब है, हम पर वाटर बॉम्ब छोड़ा गया है। दूसरा, उनकी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ लो कि कभी झेलम जो है वो उसमें ज़्यादा पानी आ रहा है, कभी चेनाब जो है पूरी ड्राई हो ही जा रही है। और ओरिजिनल सवाल ये होना चाहिए था कि इसमें भी आप देखिए कि कैसे हमारा नुकसान किया गया। हमारे किसानों की चिंता करने के बदले चाचा नेहरू ने 80% जो पानी है इस पूरे सिस्टम का वो दे दिया पाकिस्तान को। मतलब कि जो वेस्टर्न रिवर्स कहलाती है उसका पानी 80% पाकिस्तान को जा रहा था और हमारे पास 20% पानी बाकी था। दूसरी बात तो ये अनफेयर किया, और उसके अलावा उनको पैसा भी दिया कि आप डैम भी बनाओ। इनिशियली पता है पाकिस्तान के कई दिनों तक करेंसी भारत में छपे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की करेंसी भारत में छपती थी और हमको नहीं पता था कि वो पैसों से क्या कर रहे हो। चाचा नेहरू ने ये किया है। चाचा नेहरू ने यूएनएससी की सीट दे दी चाइना को। चाचा नेहरू ने जब पीएलए चढ़ाई कर रहा था तिब्बत पर, तब उनको चावल अनाज पहुंचाया। चाचा नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा ले जाकर इंटरनेशनलाइज कराया। चाचा नेहरू ने अक्साई चीन दे दिया, पीओके दे दिया। चाचा नेहरू ने इंडस वाटर के तहत 80% पानी दे दिया। चाचा नेहरू के हिस्टोरिकल ब्लंडर्स अनेक है, उनको गिनने में बहुत समय लग जाएगा। 3-4 पॉडकास्ट इसी में निकल जाएंगे। लेकिन कोई सेन पर्सन, कोई लॉजिकल लीडर ऐसी ट्रीटी क्यों करेगा कि पानी यहाँ से आ रहा है और हम 80% पानी सेन पर्सन अगर भारत के पक्ष से सोच रहा है तो वो नहीं करेगा। हाँ। अगर वो सेन पर्सन अपने इंटरेस्ट को सोच के कर रहा है तो क्यों नहीं करेगा? लेकिन इसमें उनका खुद का भी क्या इंटरेस्ट? अपीजमेंट। इसमें 3 फोल्ड इंटरेस्ट है। एक तो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कुछ देशों के साथ नरम रुख अपनाना है, चाहे वो हमारे साथ कितनी भी मक्कारी धोखेबाजी क्यों ना करे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे उसका असर पड़ेगा। इसलिए इजराइल से हमने कभी रिश्ते नहीं बनाए। इसलिए अभी भी आपने देखा होगा कि जब हमास ने इजराइल पे हमला किया तो कुछ लोग हमास के समर्थन में निकल गए बैग लेकर। आज ड्रोन किसके काम में है? पैलेस्टाइन के या इजराइल के? किसके ड्रोन काम में है? इजराइल के ना। उस पार्टी से इजराइल के बारे में एक शब्द आपने सुना है नेगेटिव के अलावा? इजराइल को गाली देने का काम प्रियंका वाड्रा ने 10 बार किया अपने ट्वीट में। तो पहले ये वोट बैंक का एक मामला है।
दूसरा, जैसे मैंने बताया कि साइंड एग्रीमेंट्स है चाइना के साथ, तो साइंड एग्रीमेंट है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, कि भाई आप हमको रिसोर्सेज दो, हम आपकी वकालत करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चाइनीज एजेंट्स। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। क्या बिग स्टेटमेंट क्या है? आईएनसी का मतलब क्या है? आई नीड चाइना। आप काहे घबराते हैं इतना? ये क्या मतलब? हम ये मुझे पता नहीं है, आप लोग इतना बिग स्टेटमेंट क्या है भाई? आपको कोई इनके हरकतें देख के कुछ और कंक्लूजन आ रहा है क्या? I mean, you're saying on record that Rahul Gandhi is a Chinese agent. राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, दे आर पाक एंड चाइना पगलूज। जेनजी की भाषा में बोलूंगा इंस्टाग्राम में, पाक पगलू है, चाइना पगलू है। और जब इनको मौका मिलता है ये भारत के हितों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं बोल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत क्या है? लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी। और तीसरा जो है कि मोदी विरोध में अब एक ऐसा नेता आया है देश में जो नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो सेना के साथ खड़े रहता है, जो पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से नहीं डरता, जो उसी तरीके से जवाब देता है गलवान से लेकर पहलगाम के बाद। तो उनको ये नेता एट एनी कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेता के तहत अगर देश चल गया तो 47 तक भारत को एक शक्तिशाली देश होने से, हम शक्तिशाली आज भी है, पर जिस मकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं उससे रोक नहीं सकता कोई। तो मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध करते करते अभी राहुल गांधी ने तो बता ही दिया ना कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट, इंडिया इज नॉट अ नेशन, ये बोला ना। संविधान की बात करते तो संविधान ने तो हमको नेशन माना है ना। राहुल गांधी तो संविधान के खिलाफ जाते हैं। राइट, यूनियन ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी और उनका परिवार ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ, वोट बैंक परस्ती, कमर्शियल परस्ती, सत्ता परस्ती और मोदी विरोध, इस 3 के चक्कर में ये पाकिस्तान और चाइना के इस झूठे नैरेटिव को बार बार बल देता है और सेना के मनोबल पर चोट करता है। सेना के मनोबल पर कितनी चोट की? अभी ऑपरेशन सिंदूर पे क्या बोला खड़गे जी ने? छुटपुट। हाँ, छोटी लड़ाई हुई, छुटपुट लड़ाई हुई। गुलाम मीर एक नेता है इनके, इन्होंने बोला कि थोड़ा सा एक्टिविटी हुआ। उदित राज ने तो सिंदूर नाम को सांप्रदायिक बताया। बताइए, आतंकी जिन्होंने मारा धर्म देखकर, उसके लिए कांग्रेस का स्टैंड क्या था? थिमैया जी और विजय वड़त्तीवार का कि नहीं, ये इसमें कोई आतंक का धर्म नहीं है, और इन्होंने धर्म नहीं देखा। टाइम कहाँ था उनके पास? पर सिंदूर नाम सांप्रदायिक उनको लग रहा है। और अभी ये टर्की ने जो हरकतें की ड्रोन भेजने की, तो पहली बार टर्की पे भी हम लोगों ने वो सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जो उन्होंने 2008 में दिया था 34 तक एयरपोर्ट को हैंडल करने का, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। लोगों की भी प्रतिक्रिया आई ट्रेड के विषय में, टूरिज्म के विषय में, और टर्की कितना उसको भी रियलाइज हो रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पर कांग्रेस से पूछा गया सवाल कि टर्की पे आपका क्या स्टैंड है, तो आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जयराम रमेश और पवन खेड़ा, जयराम रमेश पवन खेड़ा की तरफ माइक करे तो पवन खेड़ा जयराम रमेश की तरफ माइक करे, तो पवन खेड़ा की तरफ माइक आ गया तो इधर उधर देखे। फिर उन्होंने बोला, देखकर हम इस विषय पे शीघ्र ही आपसे मुखातिब होंगे। आज तक मुखातिब नहीं हुए, क्यों? टर्की में इनका हेड ऑफिस है। हाँ। अभी अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गए थे क्योंकि अर्नब गोस्वामी की किसी एक डिजिटल रिपोर्ट में कोई एक इमेज को लेकर सवाल था, जिनको उन्होंने हटा भी दिया उस इमेज को। पर मूल सवाल तो ये कि टर्की में आपका ऑफिस क्यों है, उसका जवाब दो ना भाई। क्या कर रहे हो वहां पे? टर्की में ऑफिस, टर्की में ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे भारतीय बैठे हैं कि आपने वहां पे ऑफिस खोला। इतने सारे देश है जहां पे भारत के लोग हैं, वहां पे नहीं ऑफिस खोला, टर्की में ऑफिस खोला है। और जबकि टर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स। पर बताइए, टर्की पर भी चुप। तो एक तरह से देखिए ना, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, और कांग्रेस भी धर्म देखकर देश के साथ क्या व्यवहार करना है, कितना आक्रोश प्रकट करना है, कर रही है। टर्की पे चुप। लेकिन शहजाद भाई, जब भी ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये काम जो भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने का जो काम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कर सकती थी। व्हाई ऑल पार्टी डेलीगेशन? क्यों सबको इन्वॉल्व करना है? क्योंकि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परैस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। जानते इस प्रसंग को? महाभारत का प्रसंग है। जब पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तब तो हम 100 बनाम 5 है। पर युधिष्ठिर ने बताया कि जब
भारी खतरा होता है तो हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 105 हैं, पंचाधिक शतम है, तब हम सब एक साथ हैं, तब दलगत नहीं देश हित है, तब पार्टी नीति नहीं राष्ट्र नीति है, राष्ट्र प्रथम की भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर जब नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को बोला कि वाजपेयी जी आप नेता प्रतिपक्ष हो, आप जाइए भारत का पक्ष के, तो गए उस डेलीगेशन में। सलमान खुर्शीद भी थे, वाजपेयी जी भी थे। उस समय पर भी एमईए कर सकती थी, पर उनको लगा कि एक स्वर में आवाज जानी चाहिए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। इसी मैं कह सकता हूं स्वर्णिम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, ग्लोरियस ट्रेडिशन है हमारे देश का, इसको ही आगे बढ़ाते हुए अगर ये देश ने फैसला किया कि देश की लड़ाई में हर एक का योगदान लिया जाए, क्या शशि थरूर, क्या सलमान खुर्शीद, क्या सुप्रिया सुळे, क्या कनिमोई, क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी, तो सभी लोग जाए और देश के पक्ष को रखे और बेनकाब करे और एक स्वर में जवाब दे पाकिस्तान को। तो ये तो मुझे लगता है कि महाभारत के उस प्रसंग का सबसे सुंदर परिचायक है। और इसी दृष्टि से हमने देश के सभी गणमान्य सांसदों को, जो पूर्व विदेश सचिव भी कुछ रहे, एम्बेसडर्स भी रहे, उनको एक साथ डेलीगेशन बना के भेजा है। और मुझे लगता है कि इससे एक और बात भी स्पष्ट होती है ना कि भारत में हम सब एक मत है देश के सुरक्षा को लेकर और देश के हित को लेकर, पर इसमें भी राजनीति की गई। जैसे संजय राउत ने एक बहुत ही बेतुका बयान, वैसे तो बहुत सारे बेतुके बयान देते हैं, उन्होंने बोला ये टूर एंड ट्रैवल है, ये बारात है। सिंदूर है ना ऑपरेशन का नाम, तो सिंदूर के बाद बारात। लेकिन अच्छा है ना, वो बोलते हैं फायदा बीजेपी का ही होता है। मैं फायदे नुकसान की बात नहीं है, पता है इन बयानों का फायदा पाकिस्तान को होता है। सियासी फायदा किसी को हो किसी को ना हो ये मेरी चिंता नहीं है, पर आज पाकिस्तान की मीडिया में अगर आप पिछले 15 दिन की रिपोर्टिंग देखोगे तो राहुल गांधी, वो सब हीरो बने हुए वहां पे, कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया, खड़गे जी, संजय राउत, ये सभी लोग इन बयान को कोट करके बोलते हैं कि देखो ये पहलगाम तो हमने नहीं करवाया, ये तो बोल रहे हिंदुत्व लोगों ने करवाया। फिर वो बोलते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में हमें तो कोई मार नहीं पड़ी, उल्टा भारत में ही नुकसान हुआ। इनके नेता प्रतिपक्ष ही बोल रहे कितने तैयारे गिरे, तैयारे बोलते रहते हैं। फिर वही लोग जो है इस प्रकार से नैरेटिव देते हैं कि देखिए भारत की कूटनीतिक जो रणनीति है वो विफल रही क्योंकि उनके ही नेता सवाल उठा रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि भारत ने पहले मिलिट्री स्ट्राइक किया, फिर जलबंदी की और अब कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है। हमने तीनों तरह से घेरा है पाकिस्तान को, सैन्य बंदी, कूटनीतिक की बंदी और जलबंदी। पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग वोट बैंक के जो बंधक है वो वोट बैंक की बंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर अनाउंस करने वाले और भारत को धमकाने वाले कि अगर सीज फायर नहीं किया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर जाके बोल भी देते हैं मीडिया में। वो मित्र, वो वैसे तो बोलते हैं कि इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन किसके मित्र है? वैसे बताते हैं भारत के मित्र है, लोन पाकिस्तान का। हर देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश और अपने हितों का मित्र है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी खांचे में बैठते हैं। वो अपने देश के हितों के वो सबसे बड़े पैरोकार है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री भारत के हितों के पैरोकार है, तो उसी प्रकार से वो अपने देश के हितों के पैरोकार है। उनसे ज्यादा महत्व हमें अपने डीजीएमओ के बयान को देनी चाहिए या ट्रंप साहब के बयान को देनी चाहिए? ट्रंप साहब ने उसी ट्वीट में लिखा है कि 1000 साल का युद्ध है। क्या 1000 साल का युद्ध है? ट्रंप साहब ने यूक्रेन रशिया के बीच सीज फायर के बारे में लिखा, उन्होंने अनाउंस भी वो भी अनाउंस कर दिया था। क्या हुआ उसका परिणाम? ट्रंप साहब ने अपनी दृष्टि से कोई बात रखी, फिर उन्होंने ही कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की, मैंने तो मदद की। ये उन्हीं का बयान है चौथे दिन पर। डीजीएमओ ने कहा, एमईए ने कहा, और डीजीएमओ एमईए की बातों पर नहीं तो थरूर साहब ने भी कहा कि भारत कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार सकता, ना स्वीकारा है। हमने साफ साफ कह दिया कि यदि पाकिस्तान को कुछ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया कि भाई साहब बस हो गया, हम अब चुप रहेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ।
ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों को विदेशी में तो ज्यादा विश्वास है ही। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, एंटोनिया के नहीं। कुछ लोग एंटोनिया सोचने लगेंगे, नहीं, कुछ लोगों को विदेशी ज्यादा पसंद है। तो जिनको विदेशी ज्यादा पसंद है, फॉरेन मेड, फॉरेन ब्रांड, लिकर हो, लीडर हो, सब जिनको ज्यादा फॉरेन पसंद है, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि चलो, आपको ट्रंप ने जो बोला उस पर यकीन नहीं, एमईए पे यकीन नहीं, डीजीएमओ पे यकीन नहीं, थरूर पे भी यकीन नहीं, मियाँ सलमान पे तो यकीन रखते हैं। मियाँ सलमान खुर्शीद ने भी तो बोल दिया कि कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो मियाँ शहजाद पूछ रहा है कि मियाँ सलमान पे तो कम से कम भरोसा रखते हैं। आपके पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे चिदम्बरम जी पर भरोसा रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया है, पर उनकी भी बातों पे यकीन नहीं है। मध्यस्थता क्या होती है? जब एक नेता, परिपक्व नेता विदेश जाकर बोले कि मेरी डेमोक्रेसी खत्म हो गई देश में, आप इंटरवीन करो, ये मध्यस्थता होती मांगना। ये हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ होता है। इंटरवेंशन वो होता है जब IWT आप वर्ल्ड बैंक से ब्रोकर कराते हो, और वही वर्ल्ड बैंक का आज प्रेसिडेंट जब भारत में था, बांगा साहब, उनसे पूछा गया कि IWT सस्पेंड कर दिया भारत ने, अभियान में रखा है, क्या विचार है आपके? तो उन्होंने बोला कि ये भारत पाकिस्तान का मामला है, हमें मत पूछो। इंटरवेंशन तब होता है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 का और डील साइन हुई ताशकंद में, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। या जब 1948 में नेहरू जी लेकर गए थे कश्मीर मामले को, पटेल जी ने मना किया था, सरदार साहब ने मना किया था, मत ले जाओ जवाहर, मत करो ये गलती, वो गलती कर बैठे। या मैं आपको बताता हूं कि हस्तक्षेप क्या होता है। हस्तक्षेप ये होता है, इंटरवेंशन ये होता है, या सेल आउट जिसको बोलते हैं, वो ये होता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1991 में। ये आपके दर्शकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट साइन हुआ था 6 अप्रैल 1991 में। एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री मैन्यूवर एंड ट्रूप मूवमेंट। इस एग्रीमेंट का हिंदी में मतलब है कि ये एक ऐसा करार है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को अपनी सैन्य एक्सरसाइजेस, सैन्य मनूवरिंग, कहाँ मैं कहाँ क्या क्या ले जा रहा हूँ, अपनी ट्रूप्स को और उसकी मूवमेंट को और एसेट्स को, ये पाकिस्तान को बता देगा एडवांस में, देश के भीतर भी। ये आप बोलोगे पर 6 अप्रैल 1991 को साइन हुआ। उस समय आप बोलोगे कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो तो चंद्रशेखर की सरकार थी। चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस द्वारा समर्थित थी, तो ये एग्रीमेंट बना कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार में। फिर कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ किया चंद्रशेखर जी की सरकार से मार्च 1991 में। तो आप बोलेंगे कि कांग्रेस की क्या गलती रही फिर उसमें? तो वो सरकार बन गई केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट ने हालांकि ये नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने किया ये एग्रीमेंट। तो जब केयरटेकर गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है, ये दायित्व होता है इनकमिंग गवर्नमेंट का कि उसको या तो एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट का वैसे नहीं रहता है रोल इस प्रकार के बड़ी चीजों को करना। डे टू डे तो ठीक है। इनकमिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और इनकमिंग गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को 15 दिसंबर 1994 को यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर करवाया। यूनाइटेड नेशन में केवल इसको भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रखा, यूएन में जाकर रेटिफाई करके रजिस्टर करवाया। क्या ऑब्सेशन है यूएन के साथ हर चीज को इंटरनेशनलाइज करने का? इसमें तो 2 मामले हैं, एक तो इसको इंटरनेशनलाइज करा दिया, और एक तो ये है कि भारत की सेना कहाँ कहाँ जाएगी। लैंड, नेवल और एयरफोर्स मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज और मैनूवर करने के बदले पहले बता देगा, एडवांस नोटिस देगा। भारत की जो लैंड डिफेंस डिविजनल लेवल और बाकी चीजें हैं वो बताएगी कि कहाँ पे मैं जा रही हूँ। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर, बॉम्बर, रिकॉनेसेंस जेट, मिलिट्री ट्रेनर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर 10 किलोमीटर की एयर स्पेस के भीतर नहीं उड़ेगा। हम उनको बता देंगे कि हम कहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्मी लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रूप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रूप कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, कमांडो, कोर, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन, सब कितने दिन के लिए हटा रहे हैं, ये भी कर बता। मतलब वॉर में हम बता के जाएंगे कि हम यहाँ से आ रहे हैं, इस टाइम पे आएंगे, आप स्वागत कीजिएगा। ये तो हर वक्त बताना चाहते थे, ये तो ऑल टाइम के लिए बताया था। Then what happened to this agreement?
इस एग्रीमेंट का इसमें मेंशन भी है रहीम यार खान बेस कि यहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट होंगी तो बताना है। वहाँ पे तो हमने मिसाइल छोड़ दी। तो ये एग्रीमेंट अभी भी है? मिसाइल छोड़ी तो एक मतलब वैसे तो वॉइड हो गया, लेकिन अभी भी एज इट इज आप है। समझ लो, हाँ हाँ, जब okay. हमने मिसाइल छोड़ दी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा है। तो इस एग्रीमेंट का अब कलरफुल लैंग्वेज में मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर वो बोलते ना बत्ती बनाना, बत्ती बन गई। मेरा आखिरी सवाल शहजाद भाई, जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन सीज फायर नहीं हुआ है, स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ। हाँ, स्टॉपेज ये पाकिस्तान को बोल हमने सकते हैं, प्रोबेशन दिया। हाँ। जिस दिन उस दिन मिस्री जी आए और उन्होंने एक बयान दिया, 1-2 मिनट का वो बयान था। उसके बाद भारतीय वेट करते रहे कि मिलिट्री से कोई प्रेस ब्रीफिंग होगी या कोई बयान आएगा। वो जो समय था उस बीच में बहुत सारे नैरेटिव चल निकले, और यही समय था जहाँ पे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी वाला जो नैरेटिव है वो चलाया। अरे नरेंद्र रुकना नहीं था, यूं ही नहीं कोई इंदिरा गांधी बन जाता। इंदिरा जी ने क्या क्या किया पर मैंने आपके दर्शकों को तो बताया ही दिया। हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया, लेकिन क्या देर हुई कम्युनिकेशन बाहर लाने में कि ये प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए इतना समय तो लेना जरूरी था? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तब तक की ब्रीफिंग जो है, जब तक कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को नहीं कॉल किया, तब तक वो ब्रीफिंग जो है मिस्री जी फॉरेन मिनिस्ट्री और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह जी कर रहे थे। जो ही वो डीजीएमओ के द्वारा, उनके द्वारा ये मांग की गई, रिक्वेस्ट की गई कि अब सेसेशन कर देना चाहिए और वो रुक जाएंगे, उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर्स की हुई। तो मुझे लगता है कि डीजीएमओ जब आकर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ऑपरेशंस की और बहुत सारी और चीज़ों की, वो अपना उपयुक्त समय लेकर सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करने के बाद, और एक पीरियड होता है उसमें, वो पीरियड के बाद ही वो अपना वक्तव्य एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो किया। हाँ, पर एक बार डीजीएमओ का बयान आ गया, उसके बाद अगर फिर भी कोई ये सवाल पूछे कि हमारे एसेट्स को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, अगर फिर भी कोई ये पूछे कि कितने आतंकी मारे गए, अगर फिर भी कोई डाउट में रहे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद थे कि भारत की सेना ने पिटाई की है या नहीं की है, अगर फिर भी वो ये नैरेटिव फैलाए कि भाई पाकिस्तान को तो हमने छोड़ दिया और भारत जो है वो पीछे हट गया, तो मुझे लगता है कि वो सरकार पे नहीं है, वो सवाल सेना पे है, और सेना पर सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो इस प्रकार के सवाल उठाते हैं, पर उनकी संस्कृति रही है सड़क का गुंडा बोलने की, उनकी संस्कृति रही है कि भारत की सेना के शौर्य को हमेशा कम करके आंकने की। यहाँ तक कि आप पता होगा कि नहीं पता नहीं, कारगिल युद्ध के बाद 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया, और कांग्रेस ने इसके ऊपर ऑफिशियली बोला कि हम इसलिए नहीं मनाना चाहते क्योंकि ये बीजेपी का युद्ध है। जो सेना को, देश की सेना को भी पार्टी में बांट दे, वो सेना की बातों पर भी यकीन नहीं करते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो देश का एक मनोबल है उसको भी तोड़ने के लिए वो झूठ का नैरेटिव चलाते हैं। पर देखिए, नैरेटिव ड्रोन की तरह होते हैं, 400 ड्रोन आए, 500 ड्रोन आए, अंततः भारत का जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो प्रिवेल कर गया, और वो फैक्ट है। और वो सारी चीज़ें हमने देखी है कि कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये नैरेटिव के ड्रोन चलाते रहें, भारत का आकाश तीर जो है, सेना का आकाश तीर चलता रहेगा, और वो ड्रोन जो है वो नष्ट होने ही है, और वो ड्रोन नष्ट हुए, नैरेटिव भी नष्ट हुए। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी इस मामलों में थोड़ी समझ कम है, तो थोड़ा आप मुझे समझाइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity, and you guard it. It's kind of a center of gravity. इनका ऑरा बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान। हाँ, इन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे क्रश हुई उसका भी परिचय दिया, और वो खुद क्रश भी है, और नाम भी माता पिता ने बहुत सोच के रखा है, औरंगजेब है इनका नाम।
यहाँ पे भी उनके कुछ फैन फॉलोइंग थी। महबूबा मुफ्ती साहिबा बोल रही Yes. थी कि इनसे आप सीखना वो चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं और हम देखो क्या कर तो रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए कि इनको भी कोई प्रमोशन वमोशन नहीं दिया क्या? वैसे हारने के बाद प्रमोशन देने की प्रथा जो परंपरा है है वहां पे। उसको फील्ड मार्शल बना दिया, तो इनको भी कुछ बना ही देते, एयर मार्शल ही बना देते वाइस मार्शल से। पर आप देखिए कि कितनी ग्लोबल बेइज्जती हुई हम्म, कि इन्होंने अपने सस्ते पीपीटी पे दिखाया कि आदमपुर बेस तबाह, रनवे तबाह, S-400 तबाह, MiG-29 तबाह, कुछ नहीं है बचा है, 60 लोग मारे गए। अगले दिन पीएम साहब वहां पे लैंड किए, और जब लैंड किए तो उनके पीछे एक पोस्टर था, दिस इज द रीजन वाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप इजी। और S-400 एक साइड पे था, दूसरे साइड पे आपने देखा MiG-29 था। और ये जो बेस है आदमपुर बेस, ये पाकिस्तान की हमेशा इस पे निगाह रही है। 65 में भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, 71 में भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, और ये आता है वेस्टर्न एयर कमांड में, जिसका पीएम मोदी ने लोगो भी पहना था, जिस पे लोगो में त्रिशूल है। ओवरऑल सिंबोलिज्म हर जगह पे दिखा शहजाद भाई, ये पूरी घटना में, राइट फ्रॉम द नेम ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, फिर जिस तरीके से पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी के साथ, और उसके बाद जब लास्ट प्रेस ब्रीफिंग हुई हमारी, उसकी शुरुआत हुई शिव तांडव स्तोत्रम के साथ। और अभी भी जो मोदी जी ने, जो आपने बताया कि वो एयरबेस पे गए, तो हर जगह पे यहाँ पे सिंबोलिज्म दिखा है। सिंबलिज्म नहीं है, ये हमारे संस्कार, ये सिंबलिज्म नहीं है, ये हमारे संस्कार है। और इसमें एक चीज ये आपको नोट करनी है कि सिंदूर को जब मिटाया गया, तो सिंदूर जब मिटाया, तब वो जो सिंदूर मिटाया गया, तो वो एक पत्नी के श्रृंगार का एक परिचायक था जिसको मिटाया गया। पर जब वो सिंदूर मिटाया गया, तब वही सिंदूर बारूद में तब्दील होकर, वही सिंदूर श्रृंगार से शक्ति का रूप अपनाकर पाकिस्तान के सर्वस्व तबाही का प्रतीक बना, शक्ति का प्रतीक बना। और इसीलिए केवल शिव तांडव स्तोत्रम ही नहीं, आपने देखा होगा कि कृष्ण की चेतावनी भी इसी प्रेस वार्ताओं में आपने उसका भी सुना होगा कि हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस को भी कोट किया था कि भय बिनु होय ना प्रीति। तो राम जी, शिव जी और कृष्ण जी, तीनों का ही संदेश इसमें था, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम राम की तरह मर्यादाओं का पालन करते हैं, हम संयमित रहते हैं, हम कृष्ण जी की तरह युद्ध से पहले चेतावनी भी देते हैं, युद्ध से पहले हम मैत्री के लिए जो प्रयास करने थे वो किए भी। पर जब कृष्ण जी को ललकारा गया, अब मैं यहाँ पे युद्ध से पहले बोल रहा हूँ, तो इसको ये पकड़ के कांग्रेस ना बोले कि युद्ध से पहले बता दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध से पहले मतलब कि जनरल एक हम जो बार बार संदेश देते हैं कि हम तो शांति ही चाहते हैं, देश में दुनिया में हम शांति ही चाहते हैं। पर जब शांति प्रस्ताव को ठुकराया जाता है, तब हम रौद्र रूप भी अपनाने की क्षमता रखते हैं, और फिर तांडव भी होता है, शक्ति का प्रदर्शन भी होता है, शिव की शक्ति का परिचायक भी देते हैं। तो राम, कृष्ण और शिव, ये तीनों का ही परिचायक इस बार मिला है। अब मुझे लगता है कि कोई भी असुर बाकी है तो उनको समझ लेना चाहिए। ऑलराइट, सुपर्ब, थैंक यू सो मच शहजाद भाई, इट्स बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आपके साथ बात करने का फ़ायदा ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले नहीं जानता था वो जान के यहाँ से जाऊँगा, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान, जैसे वो एग्रीमेंट के बारे में हमने बात की, 75 की युद्ध के बाद हमने जो ज़मीन हमने छोड़ी, मुझे नहीं पता था वो चीज़ के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और एक राइट नैरेटिव लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो मेरा प्रयास था। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच आपका। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।